हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे। अगर आप ट्वेल्थ क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक निषेचन के बारे में, और यहाँ हम मनुष्य में होने वाले निषेचन की बात करेंगे कि मनुष्यों में निषेचन की क्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मनुष्य जो है वो जंतु जगत के स्तनधारी वर्ग से बिलोंग करता है, और इसमें अन्य जंतुओं की अपेक्षा, जंतु जगत के अन्य जंतुओं की अपेक्षा जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है अत्यधिक जटिल होती है। सबसे पहले हम जान लें कि निषेचन की जो क्रिया होती है वह जीवों में दो प्रकार से होती है, एक आंतरिक निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन की और बाह्य निषेचन की अगर हम बात करते हैं तो वह निषेचन की क्रिया जो शरीर के अंदर होती है, यानी कि युग्मकों का जो संलयन है वो शरीर के अंदर होता है, तो ऐसे निषेचन को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जबकि जब निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है तो ऐसे निषेचन की प्रक्रिया को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। यहां हम मनुष्य में निषेचन की बात करेंगे तो मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। अब हम बात करते हैं निषेचन आखिर होता क्या है, प्रजनन के प्रवस्था के दौरान यह किस प्रकार से होता है, कब होता है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जान ले कि मनुष्य में निषेचन के लिए जो जिम्मेवार कारक हैं उन्हें हम युग्मक कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, अर्थात ये नर जीव और मादा जीव दोनों अलग अलग होते हैं, और इनके जो जनन तंत्र होते हैं वो दोनों अलग अलग जीवों पर पाए जाते हैं। जैसा कि नर जनन तंत्र जो होता है वो नर पे पाया जाता है, और मादा जनन तंत्र जो होता है वो मादाओं पे पाया जाता है। और यहां हम नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की बात करेंगे। ये दोनों आपस में मिलकर किस तरह से नए संतति का निर्माण करते हैं, चलिए देखते हैं हम। नर युग्मक, सबसे पहले हम बात करेंगे नर युग्मक की। तो नर की तरफ से भाग लेने वाली जनन की प्रक्रिया में सबसे छोटी इकाई को नर युग्मक कहते हैं। जनन की प्रक्रिया में नर की तरफ से भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई को हम नर युग्मक कहते हैं, और यह मनुष्य में शुक्राणु के रूप में उपस्थित होता है। ठीक उसी प्रकार मादाओं के तरफ से जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई को हम मादा युग्मक कहते हैं, जो कि अंडाणु के रूप में होता है। ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों ही जनन अंगों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नर का जो प्रमुख जनन ग्रंथि होता है वो वृषण होता है, जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, और जबकि मादाओं का प्रमुख जनन ग्रंथि अंडाशय होता है, जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। जब मैथुन की क्रिया हो रही होती है तो नर अपने शुक्राणुओं को मादाओं की योनि में छोड़ता है। इस प्रकार अंडाणु और शुक्राणु दोनों का आपसी युग्मन होता है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। यहां हम आपको लिख भी चुके हैं कि नर तथा मादा युग्मकों के आपसी संयोजन निषेचन कहलाता है। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों आपस में मिलते हैं तो इसे ही हम निषेचन कहते हैं। मैंने पहले बता दिया कि नर युग्मक शुक्राणु को कहते हैं, जबकि मादा युग्मक अंडाणु को कहते हैं। ये दोनों ही अगुणित अवस्था में होते हैं। अगुणित कहने का मतलब कि जैसा कि हम लोग जानते हैं मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 46 होती है, लेकिन यह कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। गुणसूत्रों की जो संख्या 46 होती है यह कायिक कोशिकाओं में होती है। जनन के समय जब शुक्राणु का निर्माण हो रहा होता है तो इसमें 46 के 46 गुणसूत्र उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात इसमें केवल और केवल
23 गुणसूत्र ही उपस्थित होंगे, और वो भी आधे आधे 46 गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र इसमें उपस्थित होंगे। ठीक उसी प्रकार से अंडाणु में भी 23 अर्ध गुणसूत्र उपस्थित होंगे, तब जाकर के यह जो दोनों जब आपस में युग्मित होंगे और नए संतति का निर्माण होगा, तो उनमें इस प्रकार से हम कह लें कि दोनों तरफ से अगर ये 23 गुणसूत्र आते हैं तो उत्पन्न संतति में ये 46 गुणसूत्र होंगे। अभी हमने बताया कि नर युग्मक तथा मादा युग्मकों का आपसी संयोजन निषेचन कहलाता है, और यह शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से होता है। यानी कि दो अगुणित अवस्था के आधे आधे गुणसूत्रों वाली अवस्था के जनन इकाइयों का संयोजन जब होता है तो इसे ही हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों के आपसी संयोजन के बाद बनता है, और यह 2n कंडीशन में होता है, अर्थात यह द्विगुणित अवस्था में होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कुल मिलाकर 46 होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे थे कि शुक्राणु में गुणसूत्रों की जो संख्या थी वो केवल और केवल 23 थी, अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या केवल और केवल 23 थी। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो युग्मनज बनता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यानी कि इसका 23 गुणसूत्र और इसका 23 गुणसूत्र मिलकर आपस में संयुग्मित हो जाते हैं, जोड़े बना लेते हैं, और इस प्रकार यह 23 जोड़े गुणसूत्र बनता है, 46 गुणसूत्र बनते हैं। यहां हम बात करेंगे कि निषेचन की प्रक्रिया में अंडाणु पूर्ण रूप से भाग लेता है। अंडाणु जो कि अंडाशय द्वारा बनता है वह पूर्ण रूप से भाग लेता है, लेकिन शुक्राणु का केवल केंद्रक भाग लेता है। शुक्राणु के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो शुक्राणु का स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग भागों में बटा होता है, जिसमें एक भाग सिर होता है, हेड, जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो उसी केंद्रक की हम बात कर रहे हैं कि निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु के तरफ से केवल और केवल उसका केंद्रक भाग लेता है। इस केंद्रक को हम प्रोकेंद्रक के नाम से जानते हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्रिया के फलस्वरूप नर तथा मादा दोनों के गुणों का मिश्रण होता है। यानी कि जब निषेचन की क्रिया होती है तो नर तथा मादा दोनों के गुण आपस में मिलते हैं, और यही गुण अगले संतति को प्राप्त होता है। निषेचन की जो क्रिया होती है वो मनुष्यों में मादाओं के जनन तंत्र के डिंब वाहिनी नलिका, आप मानव मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पे एक भाग आपको मिलेगा जिसे डिंब वाहिनी नलिका या अंडवाहिनी नलिका के नाम से भी जानते हैं, फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं इसे। तो यहां निषेचन की प्रक्रिया होती है, साथ ही डिंब वाहिनी नलिका के एक और पार्टिकुलर भाग एम्पुला रीजन कलसिका, यहां पे आप देख रहे हैं ये डिंब वाहिनी नलिका है, और यह जो डिंब वाहिनी नलिका है इसमें सबसे नीचे की ओर फिम्बरी है जिसे झालर हम कहते हैं, और इसका एक मुख्य भाग होता है एम्पुला रीजन। आप इस भाग को एम्पुला रीजन कह सकते हैं। ये जो भाग है इसको हम एम्पुला रीजन दिखाए हैं। तो इसी एम्पुला रीजन में जो निषेचन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। आप देख रहे हैं ये स्पर्म है और ये ओवम है, अंडाणु है और शुक्राणु है। ये दोनों इसी भाग में आपस में मिलते हैं और मिलकर के एक हो जाते हैं, और इन दोनों के मिलकर के एक हो जाने की प्रक्रिया को ही तो हम निषेचन कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह शुक्राणु, हमने आपको बताया कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, इसमें नर जनन तंत्र अलग जीव पर और मादा जनन तंत्र अलग जीव पर होता है। तो यह शुक्राणु इनको प्राप्त कैसे होता है? तो हम बात करेंगे कि जब मैथुन की क्रिया होती है तब नर शुक्राणुओं को मादाओं की योनि तक पहुंचाता है, मादाओं की योनि में छोड़ता है। अब यहां पे हम एक और बात कर लें कि जब मनुष्य का नर एक बार स्खलित होता है, यानी कि जब
मानव नर से एक बार शुक्राणु निकलते हैं तो वह 4 से 5 ml शुक्र को बाहर करता है। जब मनुष्य एक बार स्खलित होता है तो 4 से 5 ml शुक्र को अपने शरीर से बाहर निकालता है, जिसमें लगभग 30 से 50 करोड़ शुक्राणु होते हैं। 4 से 5 ml आप समझ सकते हैं, बहुत थोड़ा सा होता है ये 4 से 5 ml, और इसमें 30 से 50 करोड़ शुक्राणु होते हैं। इतने शुक्राणु मादाओं की योनि में छोड़े जाते हैं नर के द्वारा, लेकिन इनमें से केवल और केवल 1% शुक्राणु ही डिंबवाहिनी नलिका तक पहुंच पाते हैं। केवल और केवल 1%, और उसमें से भी निषेचन की प्रक्रिया में, यानी कि अंडाणु के साथ मिलने की प्रक्रिया में केवल 1 शुक्राणु ही भाग लेता है। एक अंडाणु को केवल 1 शुक्राणु की ही जरूरत होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया में केवल 1 अंडाणु और 1 शुक्राणु ही भाग लेते हैं। अब बात करेंगे हम कि निषेचन का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से चलता है। अंडाणु और शुक्राणु क्या आपस में यूं ही मिल जाते हैं? नहीं, हम एक एक करके कुछ प्रोसेस है जिनको जान लेंगे कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में कैसे मिलते हैं। सबसे पहले आपने जाना कि मैथुन की क्रिया के द्वारा नर शुक्राणुओं को मादाओं की योनि में छोड़ते हैं और विभिन्न प्रकार के हार्मोन की मदद से योनि मार्ग में या फिर कह ले गर्भाशय के आसपास क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है, जो शुक्राणु को आगे की ओर बढ़ने में मदद करता है, जिससे यह शुक्राणु गर्भाशय मार्ग द्वारा होते हुए यह फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। और यहां पहुंचकर आप शुक्राणु के बारे में अगर थोड़ा सा जान लें कि शुक्राणु का यह भाग हेड कहलाता है, जिसमें केंद्रक होता है, और इसके सबसे ऊपर एक नुकीली संरचना होती है। शुक्राणु के सिर के सबसे ऊपर एक नुकीली संरचना होती है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। यह एक्रोसोम जो होता है वो गोल्गी काय द्वारा बनाया जाता है, गोल्गी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। इसका प्रमुख काम होता है अंडाणु को भेदना। अंडाणु में प्रविष्ट होने के लिए शुक्राणुओं को इसकी आवश्यकता होती है कि यह पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है यह, जो कि अंडाणुओं को आसानी से भेद सकता है, जिससे शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रविष्ट हो पाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है निषेचन का, उसमें शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है वो अंडाणु के झिल्ली को भेदने का काम करता है। जब यह झिल्ली को भेद देता है तो यह जो शुक्राणु है वह अंडाणु के अंदर प्रविष्ट कर जाता है। अब प्रविष्ट होने के बाद क्या होता है? जब शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रविष्ट हो जाता है तो आगे का प्रोसेस क्या होता है? तो जो प्रविष्ट शुक्राणु होता है उसके सिर में जो केंद्रक होते हैं उसको हम प्रोकेंद्रक कहते हैं। अब हम प्रोकेंद्रक इसको यहां क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह एन कंडीशन में होता है, यह पूर्ण केंद्रक नहीं होता है, और जो केंद्रक पूर्ण केंद्रक नहीं होता है उसे हम प्रोकेंद्रक कहेंगे। तो यह दोनों में ही होता है, अंडाणुओं में भी होता है और शुक्राणुओं में भी होता है। चूंकि दोनों एन कंडीशन में होते हैं, आप देख रहे हैं कि दोनों एन कंडीशन में है, तो दोनों के केंद्रक को हम प्रोकेंद्रक कहते हैं। अब दोनों के जो प्रोकेंद्रक हैं वो आपस में मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं आप जानते होंगे, केंद्रक के बारे में अगर कहीं पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि केंद्रक के बाहर एक आवरण होता है जिसको हम केंद्रक कला कहते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, तो इससे पहले जो केंद्रक कला होती है वो टूट जाती है। दोनों की जो केंद्रक कला होती है, दोनों प्रोकेंद्रक शुक्राणु और अंडाणु दोनों के प्रोकेंद्रक की जो कला होती है वो टूट जाती है और ये दोनों ही केंद्रक मिलकर एक हो जाते हैं। इस प्रकार दो अगुणित केंद्रक के मिलने के कारण एक पूर्ण केंद्रक बनता है और यह पूर्ण केंद्रक बन करके जाइगोट का निर्माण करता है। ये दोनों जब आपस में केंद्रक मिल जाते हैं तो इसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। तो छात्रों, यही निषेचन का पूर्ण प्रोसेस था। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।